नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब बढ़िया होंगे। मेयर ऑफ कैस्टरविज्म कर रहे थे और चैप्टर 39 तक हमने किया था। अब चैप्टर 40 हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने देख ही लिया था कि स्किमिंगटन राइड जो है वो परफॉर्म हो चुकी है कैस्टरविज में। जो काउंसिल के अंदर दो पदाधिकारी हैं, वो और साथ में वो दोनों कांस्टेबल स्टबर्ड और दूसरा कांस्टेबल, वो सब पीटर्स फिंगर में जाकर चेक करके आए थे, पर उनको कोई सुराग नहीं मिला किसी भी व्यक्ति का जिसने स्किमिंगटन राइड को परफॉर्म करने में अपना योगदान दिया हो, और वो वापस आ चुके थे। उसके आगे से अब हम शुरू करते हैं। Long before this time, Henchard, weary of his ruminations on the bridge, had repaired down towards the town. तो इस समय से बहुत पहले ही हैंचर्ड पुल के ऊपर अपने विचारों से थका हुआ, ruminations का मतलब होता है थका हुआ, इस तरह के विचारों से weary of his ruminations मतलब अपने विचारों से थका हुआ शहर की ओर चला गया था। When he stood at the bottom of the street, a procession burst upon his view in the act of turning out of an alley just above him. तो जब वो सड़क के पास खड़ा हुआ था, तो उसके सामने से एक जुलूस आया था जो उसके ठीक ऊपर एक गली में से पास हो रहा था, निकल रहा था। द लैंटर्न्स, हॉर्न्स एंड मल्टीट्यूड स्टार्टर्ड हिम। उसने लालटेन, सींग और भीड़ को देखा था जो कि उसको चौंका रहे थे, उसको चौंका दिया था। ठीक है, लालटेन को देखा था उसने, हॉर्न्स मतलब सींग, नकली सींग लगाए हुए थे लोगों ने अपने माथे के ऊपर, और जो भीड़ थी उन सब ने जो हैंचर्ड है उसको चौंका दिया था। ही सॉ द माउंटेड इमेजेस एंड न्यू व्हाट इट ऑल मेंट। और उसने घुड़सवार प्रतिमाओं को देखा, जो घोड़े के ऊपर, जो खच्चर के ऊपर, गधे के ऊपर जो प्रतिमाएं निकाली गई थी ना, हेंचर्ड की और लूसेटा की, उसने उन दोनों प्रतिमाओं को, उस पूरे स्किमिंगटन राइड को देख लिया था, और वो समझ गया था कि आखिर इन सब का क्या मतलब है। दे क्रॉस्ड द वे, एंटर्ड अनदर स्ट्रीट एंड डिसअपियर्ड। उन्होंने सड़क को पार किया, उस स्किमिंगटन राइड वाले लोगों ने सड़क को पार किया और दूसरी स्ट्रीट के अंदर घुस गए और गायब हो गए थे। ही turned back a few steps and was lost in grave reflection, finally wending his way homeward by the obscure riverside path। और वो कुछ कदम पीछे मुड़ा और गंभीर चिंतन में खो गया। आखिर नदी के किनारे से वो उस धुंधले अस्पष्ट रास्ते से घर की ओर चल पड़ा। Unable to rest there, he went to his stepdaughter's lodgings and was told that Elizabeth Jane had gone to Mr. Farfrae। तो वहां आराम नहीं कर पाने की वजह से वो अपनी सौतेली बेटी के घर गया, जहां उसे बताया गया कि जो जेन है वो मिस्टर फारफ्रे के घर चली गई है। Like one acting in obedience to a charm, and with a nameless apprehension, he followed in the same direction in the hope of meeting her, the roisterers having vanished। और उसके बाद में किसी जादू के आगे झुके हुए व्यक्ति की तरह और एक अनजान आशंका के साथ में, जो हैंचर्ड है वो अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद में उसी दिशा में चला गया, जब तक कि वो जो सभी रॉयस्टर्स हैं, मतलब मुर्गे, मुर्गे यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे खड़े हुए लोगों के लिए जो स्किमिंगटन राइड में शामिल थे, वो सब गायब नहीं हो गए थे। मतलब उन लोगों के गायब होने के बाद में वो जेन से मिलने की आशा में डोनाल्ड के घर की ओर चल पड़ा है। डिसअपॉइंटेड in this, he gave the gentlest of pulls to the doorbell and then learnt particulars of what had occurred, together with the doctor's imperative orders that Farfrae should be brought home, and how they had set out to meet him on the Budmouth road। और इससे निराश होकर उसने दरवाजे की घंटी को हल्के से बजाया, और फिर जो कुछ हुआ उसके बारे में उसने डिटेल्ड जानकारी प्राप्त की है। साथ ही डॉक्टर्स का जो अनिवार्य आदेश था कि फारफ्रे को जल्दी से जल्दी घर लाया जाए, और ये भी कि शायद कैसे वो बडमौथ रोड पर उससे मिलने के लिए निकले थे। बट ही हैज गॉन टू मैरिस्टॉक एंड वेदरबरी, exclaimed Henchard, now unspeakably grieved, not Budmouth way at all। लेकिन वो मैरिस्टॉक और वेदरबरी में चला गया है, हैंचर्ड ने कहा, जो अब बहुत दुखी था। बडमौथ तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब उन लोगों ने उसको बताया था जो घर में थे कि डोनाल्ड कहाँ पे गया है, बडमौथ रोड पे गया है। लेकिन हैंचर्ड को तो पता है कि वो वास्तव में कहाँ गया, उसका जो
एंड टाइम पर प्लान चेंज हुआ था। ये प्लान था कि वो मैजिस्टॉक के रास्ते वेदरबरी जा रहा है, तो उसने बताया है उनको कि भाई वो बडमौत नहीं गया है, वो तो मैजिस्टॉक के रास्ते से वेदरबरी चला गया है। बट अलास फॉर हैंचर्ड, ही हैड लॉस्ट हिज गुड नेम। लेकिन अफसोस की बात है हैंचर्ड के लिए, क्योंकि उसने जो अपना अच्छा नाम है वो खो दिया था, मतलब उस पर विश्वास नहीं करते थे लोग। दे वुड नॉट बिलीव हिम, उन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया था। टेकिंग हिज वर्ड्स बट एज द फ्रॉदी अटरनेस ऑफ रेकलेसनेस, और उसके शब्दों को लापरवाही के झाग से भरे हुए कथन के रूप में लिया था, मतलब उसके शब्दों को बिल्कुल बेतुका समझा गया था। Though Luceta's life seemed at the moment to depend upon her husband's return, she being in great mental agony, lest he should never know the unexaggerated truth of her past relations with Henchard, no messenger was dispatched towards Weatherbury. हालांकि उस समय लूसेटा का जीवन उसके पति की वापसी पर निर्भर लग रहा था। वो बहुत मानसिक पीड़ा में थी कि कहीं उसे हैंचर्ड के साथ में जो डोनाल्ड है उसको कहीं हैंचर्ड के साथ में जो लूसेटा के पुराने संबंध है उनकी अतिशयोक्ति से भरी हुई सच्चाई का पता ना चल जाए, और इन्हीं सब को सोचते हुए वेदरबरी की तरफ कोई भी संदेशवाहक नहीं भेजा गया। हैंचर्ड इन अ स्टेट of bitter anxiety and contrition determined to seek फारफे himself, और हैंचर्ड भयंकर चिंता और पश्चाताप की स्थिति में खुद ही फारफे की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। उसने खुद ने फारफे की तलाश करने का निश्चय किया है, डिटरमाइंड किया है। टू दिस एंड ही हेसनड डाउन द टाउन, ran along the eastern road over Durnover Moor, up the hill beyond, and thus onward in the moderate darkness of this spring night, till he had reached a second and almost a third hill about 3 miles distance. इस उद्देश्य से वो शहर से नीचे की ओर तेजी से चल पड़ा। डर्नोवर मूर के ऊपर की जो सड़क है उस पर तेजी से दौड़ा, फिर आगे की पहाड़ी पे चढ़ा, और इस तरह से वो इस बसंत की रात के जो अंधेरा है उस अंधेरे में आगे बढ़ता गया। और कब तक आगे बढ़ा, जब तक वो लगभग 3 मील दूर तीसरी पहाड़ी पर नहीं पहुंच गया। इन यारबरी बॉटम, कौन सी जगह है, यारबरी बॉटम में और प्लेन, और उस प्लेन मैदान में, एट द फुट ऑफ द हिल ही लिसनड। तो अब वो कहाँ पहुंच गया है, वो पहुंच गया है यारबरी बॉटम में, उस प्लेन मैदान में पैदल पैदल, ठीक है, पहाड़ की तलहटी में। और यहाँ पर उसने क्या सुना है, ही लिसनड, उसने सुना है क्या, एट फर्स्ट नथिंग बियॉन्ड हिज ओन हर्ट थ्रोब्स, शुरुआत में तो उसने अपने दिल की धड़कनों के अलावा कुछ भी नहीं सुना था। was to be heard but the slow wind making its moan among the masses of spruce and larch of Yalbury wood, which clothed the height on either hand। और इसके बाद उस यालबरी वुड के, स्प्रूस और लार्च के जो पेड़ हैं, उन पेड़ों के ढेरों के बीच धीमी जो हवा की साए साए है, जो कराहा है, वो उसको सुनाई दे रही थी, जो दोनों ओर से कुछ ऊंचाइयों से ढके हुए थे। ठीक है, क्लोथ्ड द हाइट ऑन ईदर हैंड, मतलब दोनों तरफ से कुछ ऊंचाइयों से घिरे हुए थे वो स्प्रूस के और लार्च के जो पेड़ हैं वो। बट प्रेजेंटली देयर केम द साउंड ऑफ लाइट व्हील्स wetting their fellows against the newly stoned patches of road accompanied by the distant glimmer of lights। लेकिन कुछ ही देर में हल्के पहियों की आवाज आने लगी, जो सड़क के नए नए पत्थरों के जो टुकड़े हैं उनको अपने साथ चलने से काफी तेज आवाज में खड़खड़ा रहे थे, उन पत्थर के टुकड़ों को। जो उसको आवाज आने लग गई है गाड़ी के पहियों की। कौन सी गाड़ी है ये वही है डोनाल्ड फारफे की जो गिग है, उसके पहियों की आवाज आने लगी है। और जैसे जैसे एंचर्ड उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो आवाज तेज होती जा रही है, accompanied by the distant glimmer of lights, और साथ में दूर से रोशनी की झलक भी आ रही है। He knew it was Farfrae's gig descending the hill from an undescribable personality in its noise, the vehicle having been his own till bought by the Scotchman at the sale of his effects। वो जानता था कि फायरफ्रे की गाड़ी है ये, जो पहाड़ से उतर रही थी, क्योंकि उसकी आवाज में एक जबरदस्त व्यक्तित्व था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। गाड़ी उसकी अपनी थी, और जब तक कि स्कॉचमैन ने अपनी चीजों की बिक्री के बाद उसे नहीं खरीद लिया था। किस चीज को, उस गाड़ी को। Henchard thereupon retraced his steps along Yalbury Plain, the gig coming up with him as its driver slackened speed between two plantations।
और उसके बाद हैंचर ने यारबरी जो प्लेन है उसके साथ में अपने कदम वापस खींचे, क्योंकि गाड़ी उसके साथ आ रही थी, क्योंकि उसका जो ड्राइवर है वो उन दो बागान, उन दो प्लांटेशंस के बीच में अपनी गाड़ी की गति को कम कर रहा था। It was a point in the highway near which the road to Maristock branched off from the homeward direction. ये सड़क पर एक ऐसा बिंदु था जिसके पास मैरिस्टॉक की सड़क घर की ओर जाने वाली दिशा से अलग हो गई थी। मतलब एक तिराया टाइप का है जो कैस्टरबी से एक रास्ता आ रहा है और आगे रास्ता दो दिशाओं में बट रहा है, तो उस जगह पे वो आ गए हैं। By diverging to the village as he had intended to do, Firefly might probably delay his return by a couple of hours. उस गांव की ओर मुड़ने से, जैसा कि उसने करने का इरादा किया था, फायरफ्रे को शायद अपनी वापसी में कुछ घंटों की देरी हो सकती थी। It soon appeared that his intention was to do so still, the right swerving towards Cuckoo Lane by road aforesaid. जल्द ही इस बात का पता चल गया कि जो डोनाल्ड है उसका इरादा अभी भी ऐसा ही करने का था। जो रोशनी थी वो कुकू लेन की ओर मुड़ गई, मतलब जो गाड़ी है वो कुकू लेन की ओर मुड़ गई, जो कि उसके साथ की उप सड़क थी। और फायरफ्रे का जो बंद गिग है वो हैंचड़ के चेहरे पर चमक उठा। उसके जो गिग के ऊपर लाइट लगी हुई थी ना, जो लैंप लगा हुआ था, उसकी रोशनी हैंचड़ के चेहरे तक भी आ गई थी। मतलब वो काफी नजदीक आ गया है गिग के। एट द सेम टाइम फायरफ्रे डिसर्न्ड हिज लेट एंटागोनिस्ट, और उसी समय फायरफ्रे ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी को पहचान लिया था। फायरफ्रे, मिस्टर फायरफ्रे, क्राइड द ब्रेथलेस हैंचर्ड होल्डिंग अप हिज हैंड। तो फायरफ्रे को आवाज देते हुए हैंचर्ड चिल्लाया है और बहुत थका हुआ है, ब्रेथलेस है, मतलब सांस नहीं आ रही है उसको। अपना हाथ ऊपर उठाते हुए उसने उसको आवाज दी है फायरफ्रे को। Farfrey allowed the horse to turn several steps into the branch lane before he pulled up. He then drew rein and said yes over his shoulder as one would towards a pronounced enemy. फारफ्रे ने घोड़े को लेन में कई कदम मुड़ने दिया। मतलब फारफ्रे ने गाड़ी को तुरंत नहीं रोका, थोड़ी सी गाड़ी आगे चली है, उसके बाद उसने घोड़े को रोक दिया। उसने लगाम खींची और अपने कंधे के ऊपर से कहा हाँ, जैसे कोई अपने दुश्मन से कहता है, कोई दुश्मन से कहता है ना कि भाई हाँ क्या है, इस तरीके से। तो उसने कहा है हाँ। कम बैक टू कैस्टरविच एट वंस, हैंचर्ड सेड। देयर इज समथिंग रॉन्ग एट योर हाउस रिक्वायरिंग योर रिटर्न। आई हैव रन ऑल द वे हियर ऑन पर्पस टू टेल यू। तो उसने कहा, हैंचर्ड ने, कि तुरंत कैस्टरविच वापस चलो, तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से तुम्हें वापस जाना होगा। मैं तुम्हें यही बताने के लिए जानबूझकर यहाँ तक भागता भागता आया हूँ। Firefly was silent, and at his silence Henchard's soul sank within him. Firefly चुप था और उसकी चुप्पी से हैंचर्ड के अंदर जो आत्मा है वो हिल गई थी। Why had he not before this thought of what was only too obvious? उसने पहले क्यों नहीं सोचा कि जो बात बिल्कुल स्पष्ट थी वो क्या थी? He who 4 hours earlier had enticed Firefly into a deadly vessel stood now in the darkness of late night time on a lonely road, inviting him to come a particular way where an assailant might have confederates, instead of going his purpose way, where there might be a better opportunity of guarding himself from attack. Henchard could almost feel this view of things in course of passage through Firefly's mind. अब जो फायरफ्रे वो क्या सोच रहा है कि ये आदमी जिसने 4 घंटे पहले फायरफ्रे को एक घातक कुश्ती में फंसाया था, अब इतनी रात में अंधेरे में एक सुनसान सड़क पे खड़ा हुआ है, जो उसको एक विशेष रास्ते की ओर, एक स्पेशल रास्ता, मतलब कोई पर्टिकुलर रास्ते की ओर जाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। शायद वहां पर हैंचड़ के हमलावर साथी भी हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि वो अपने द्वारा इच्छा किए गए रास्ते पर जाए, वो वहां पर हमले से खुद को बचाने का बेहतर अवसर पा सकता था। हैंचर्ड को लगभग यही महसूस हो रहा था कि फायरफ्रे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो मतलब अब जो डोनाल्ड है वो क्या सोचेगा कि भाई 4 घंटे पहले तक तो ये आदमी मेरे से लड़ रहा था, इसने मेरे से लड़ाई की थी और लगभग मेरे को मार ही दिया था, लेकिन अब 4 घंटे बाद ये आदमी कह रहा है कि मेरे को उस दिशा में चलो, पर्टिकुलर दिशा में चलो। क्या हो सकता है शायद इसने वहां पे अपने कुछ गुंडे वुंडे या हमलावर खड़े कर रखे हों कि मैं उधर जाऊं और ये मेरे को मार दें। ठीक है, तो इससे अच्छा तो यही है कि जिस रास्ते को मैंने जाना डिसाइड किया है, जिस रास्ते पे मैरिस्टॉक की तरफ, मैं उसी रास्ते पर चला जाऊं। और यही चीज जो हैंचर्ड है वो भी सोच रहा है कि शायद ये मेरे पे विश्वास नहीं करेगा। आई हैव टू गो टू मैरिस्टॉक, सेड फायरफ्रे कोल्डली as he loosened his reins to move on. मुझे मैरिस्टॉक जाना है, फायरफ्रे ने ठंडे स्वर में कहा
और आगे बढ़ने के लिए उसने अपनी लगाम ढीली कर दी। But implored Henchard, the matter is more serious than your business at Maristock. It is your wife. She is ill. I can tell you particulars as we go along. लेकिन हैंचर्ड ने विनती की कि मामला ये जो है ना, ये मैरिस्टॉक में तुम्हारे व्यापार से ज्यादा गंभीर है। ये तुम्हारी पत्नी का मामला है। वो बहुत बीमार है। मैं आगे चलकर रास्ते में तुम्हें विस्तृत जानकारी दे सकता हूँ। The very agitation and abruptness of Henchard increased Farfrey's suspicion that this was a ruse to decoy him on the next wood, where might be effectually compassed what, from policy or want of nerve, Henchard had failed to do earlier in the day. He started the horse. तो हैंचर्ड की बेचैनी और ऐसी अचानक से की जाने वाली हरकतों ने फायरफ्रे का जो संदेह था, जो शक था, उसको और बढ़ा दिया और ये सोचने पर विवश कर दिया कि शायद ये उसको अगले जंगल में ले जाने की चाल थी, जहां पर उस ढंग से यह पता लगाया जा सकता था कि शायद नीति या साहस की कमी के कारण हैंचर्ड ने दिन में जो काम नहीं किया था, हो सकता है वो अब वो काम को अंजाम देने आया हो। तो इस सोच से ग्रसित होकर उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। आई नो वॉट यू थिंक, deprecated Henchard, running after, almost bowed down with despair as he perceived the image of unscrupulous villainy that he assumed in his former friend's eyes. मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होगे, हैंचर्ड ने पीछे दौड़ते हुए कहा, जो कि लगभग निराशा से झुक गया था, क्योंकि उसने अपने पुराने मित्र की आंखों में एक बेईमान खलनायक की छवि देखी थी। बट आई एम नॉट वॉट यू थिंक, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। ही क्राइड होर्सली, वो बहुत तेज कर्कश आवाज में चिल्लाया। बिलीव मी फारफ्रे, मेरा विश्वास करो फारफ्रे, आई हैव कम एंटायरली ऑन योर ओन एंड योर वाइफ्स अकाउंट। मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के अकाउंट पे, तुम्हारी पत्नी के लिए आया हूँ। शी इज इन डेंजर, वो खतरे में है। आई नो नो मोर एंड दे वॉन्ट यू टू कम, मैं कुछ और नहीं जानता और वो लोग चाहते हैं कि तुम वापस आओ। योर मैन हैज गॉन टू द अदर वे इन ए मिस्टेक, तुम्हारा जो आदमी है तुम्हें बुलाने के लिए गलती से दूसरी दिशा में चला गया है। ओ फायरफ्रे डोंट मिसट्रस्ट मी, ओ फायरफ्रे मुझ पर अविश्वास मत करो। आई एम अ रेस्ड मैन, मैं एक अभागा आदमी हूँ, भाग्यहीन आदमी हूँ। बट माई हार्ट इज ट्रू टू यू स्टिल, लेकिन मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए सच्चा है। फारफे हाउएवर डिड डिस्ट्रस्ट हिम अटरली, फारफे ने उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। ही न्यू हिज वाइफ वाज विद चाइल्ड, बट ही हैड लेफ्ट हर नॉट लॉन्ग अगो इन परफेक्ट हेल्थ, एंड हेंचर्ड्स ट्रेचरी वाज मोर क्रेडिबल देन हिज स्टोरी। वो जानता था कि उसकी पत्नी जो है वो पेट से थी, गर्भवती थी, लेकिन उसने उसे कुछ समय पहले ही पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में छोड़ा था और हैंचर्ड का विश्वासघात उस कहानी से कहीं ज्यादा विश्वसनीय था। He had in his time heard bitter ironies from Henchard's lips, and there might be ironies now. और उसके बाद में उसने ऐसा ही किया। उसने अपने समय में हैंचर्ड के होठों से बहुत कड़वी आयरनीज, विडंबनाएं सुनी थी, और अब भी ये विडंबनाएं ही हो सकती हैं। He quickened the horse's pace and had soon risen into the high country lying between there and Maristock. Henchard's spasmodic run after him, lending yet more substance to his thought of evil purposes. उसने घोड़े की गति तेज कर दी और जल्द ही वो मैरिस्टॉक के बीच स्थित ऊंचे इलाके में पहुंच गया। उसके पीछे हैंचर्ड का बहुत तेजी से अकड़कर दौड़ना उसके बुरे इरादों के विचार को और भी ज्यादा पुष्ट कर रहा था, और भी ज्यादा विश्वास दिला रहा था कि शायद हैंचर्ड के वाकई में बुरे विचार हैं, इसलिए वो मेरे पीछे पीछे इतना दौड़ रहा है। द गिग एंड इट्स ड्राइवर लेसन्ड अगेंस्ट द स्काई इन हैंचर्ड्स आईज। हैंचर्ड की नज़र में गाड़ी और उसका ड्राइवर है वो आसमान के एक समान कम होते चले गए थे। मतलब ऐसा नहीं होता कि जब कोई व्यक्ति हमसे दूर जाता होता है तो वो धीरे धीरे बहुत छोटा 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 दिखने लग जाता है, और लास्ट में ऐसा लगता है जैसे वो आसमान के साथ में मिक्स हो गया हो। तो ऐसा ही हैंचर्ड को दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब गाड़ी बहुत तेज भाग रही है और हैंचर्ड इतना तेज थोड़ी भाग सकता है। तो वो गाड़ी जो धीरे धीरे आसमान की तरफ गायब हो गई। हिज exertions फॉर फारफेज गुड हैड बीन इन वेन, फारफे की भलाई के लिए उसके जो सारे एग्जर्शंस हैं, प्रयास हैं, वो सभी व्यर्थ हो गए। Over, over this repentant sinner, at least there was to be no joy in heaven. इस पश्चातापी पापी के लिए कम से कम स्वर्ग में तो कोई खुशी नहीं थी। He cursed himself like a less scrupulous Job, and a vehement man will do when he loses
सेल्फ रिस्पेक्ट द लास्ट मेंटल प्रॉप अंडर पॉवर्टी। उसने खुद को एक कम ईमानदार व्यक्ति की तरह कोसा, जैसे कि एक गुस्सैल व्यक्ति तब करता है जब वो आत्मसम्मान को खो देता है। किस किस तरह का आत्मसम्मान? गरीबी की वजह से आने वाले आखिरी मानसिक सहारे का आत्मसम्मान जो होता है ना, उसको खो देता है ना, उस तरह का गुस्सा जो वेंचर्ड है उसने व्यक्त किया है। To this he had come after a time of emotional darkness of which the adjoining woodland shade afforded inadequate illustrations। और अब भावनाओं के अंधकार के समय वो एक ऐसी स्थिति में आ गया था जिसके आसपास के जंगल की छाया उस पूरे माहौल को एक इनएडिक्वेट इलस्ट्रेशन में, एक अपर्याप्त चित्रण में परिवर्तित कर रही थी। उस पूरे माहौल को उसकी मानसिक कल्पनाओं में इस चीज का चित्रण दिखाई दे रहा था, मतलब एहसास हो रहा था। Presently he began to walk back again along the way by which he had arrived। अब वो फिर से उसी रास्ते से वापस जाने लगा जिस रास्ते से वो आया था। Firefly should at all events have no reason for delay upon the road by seeing him there when he took his journey homeward later on। फायरफ्रे को उस किसी भी हालत में उसे वहां देखकर सड़क पर देरी करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था जब बाद में वो अपने घर की तरफ अपनी पत्नी से मिलने अपनी यात्रा पे निकल पड़ा। मतलब अगर हैंचर्ड उसको रास्ते में अब दिखता भी है ना, तो भी फिर भी उस जो डोनाल्ड है उसको किसी भी स्थिति में अपने घर पहुंचने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए थी। Arriving at Casterbridge, Henchard went again to Firefly's house to make inquiries. As soon as the door opened, anxious faces confronted him from the staircase, hall, and landing, and they all said in grievous disappointment, "Oh, it is not he." The man servant, finding his mistake, had long since returned, and all hopes and centered upon Henchard। कैस्टरबिज पहुंचकर हैंचर्ड ने फिर से पूछताछ करने के लिए घर का दरवाजा खटखटाया, फायरफ्ले के दरवाजे पे गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो सीढ़ियों, हॉल और लैंडिंग से चिंतित चेहरे उसके सामने आए और वे गंभीर निराशा में बोले कि ओह, ये वो नहीं है, मतलब डोनाल्ड फायरफ्ले नहीं है। नौकर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो बहुत पहले ही लौट आया था और अब सारी उम्मीदें जो थी वो हैंचर्ड पे ही केंद्रित थी। बट हैवंट यू फाउंड हिम, सेड द डॉक्टर। कि क्या तुम्हें वो नहीं मिला? डॉक्टर ने कहा। हाँ, आई कैन नॉट टेल दी, हैंचर्ड रिप्लाइड as he sank down on a chair within the entrance। He can't be home for 2 hours। हाँ, मैं बता नहीं सकता, हैंचर ने उत्तर दिया और प्रवेश द्वार के भीतर एक कुर्सी पे बैठ गया। उसने कहा कि वो 2 घंटे तक घर पे वापस नहीं आ सकता। said the surgeon returning upstairs। तो सर्जन ने वापस सीढ़ियों पे चढ़ते हुए कहा। How is she? asked Henchard to Elizabeth, who formed one of the group। वो कैसी है? हैंचर ने एलिजाबेथ से पूछा, जो कि उस समूह का सदस्य थी। कौन से समूह का? जो लूसेटा के घर में है पहले से ही, जो उसका ध्यान रख रहे हैं, उस समूह का सदस्य थी। इन ग्रेट डेंजर फादर, हर एंजाइटी टू सी हर हस्बैंड मेक्स हर फियरफुली रेस्टलेस। पुअर वुमन, आई फियर दे हैव किल्ड हर। वो बहुत खतरे में है पिताजी, अपने पति को देखने की उसकी बेचैनी उसे बहुत डरा रही है। बेचारी औरत, मुझे डर है कि उन्होंने उसे मार डाला है। उन्होंने मतलब उस स्किमिंगटन राइड वाले लोगों ने। Henchard regarded the sympathetic speaker for a few instants as if she struck him in new light, then without further remark went out of the door and onward to his lonely cottage। तो कुछ पलों के लिए हैंचर ने उस सहानुभूति से बोलते हुए जो वक्ता है, मतलब उसकी बेटी है, उसको देखा है, और जैसे कि उसने उसे एक नई रोशनी में देखा हो, और फिर बिना किसी टिप्पणी के दरवाजे से बाहर निकल गया और अपनी एकाकी झोंपड़ी में चला गया, अकेली झोंपड़ी में चला गया। सो मच फॉर मेंस राइवलरी, ही थॉट। क्या सोचा है उसने कि मनुष्य की प्रतिद्वंदिता कितनी जबरदस्त होती है। डेथ वाज टू हैव द ऑयस्टर एंड फारफ्रे एंड हिमसेल्फ द शेल्स। जो मृत्यु है, मृत्यु यहाँ पर एक सीप की तरह है। मतलब सीप का जो खोल होता है ना, बहुत मजबूत होता है। तो मृत्यु जो है यहाँ पर एक ऑयस्टर की तरह है, और फारफ्रे और खुद हैंचर्ड वो उसके शेल की तरह हैं। बट अबाउट एलिजाबेथ जेन, लेकिन एलिजाबेथ जेन के बारे में, इन द मिडस्ट ऑफ हिज ग्लूम ही सीम्ड टू हिम एज ए पिन पॉइंट ऑफ लाइट। उसकी उदासी के बीच वो
उसे प्रकाश के एक पिन पॉइंट की तरह लगी। मतलब इस उदास माहौल में जो एलिजाबेथ जेन है, ये हैंचर्ड को एक पिन पॉइंट की तरह लगी। मतलब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, या फिर बिल्कुल घुप अंधेरे में अगर एक हल्की सी रोशनी की किरण भी मिल जाए इंसान को, तो वो उम्मीद जैसी होती है उसके लिए। तो यहाँ पर हैंचर्ड को जो एलिजाबेथ जेन है, उसमें वही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। He had liked the look on her face as she answered him from the stairs. उसे सीढ़ियों से उत्तर देते समय जो जेन के चेहरे पर भाव था वो काफी पसंद आया था। There had been affection in it, and above all things, what he desired now was affection from anything that was good and pure. उसमें स्नेह था, और सबसे बढ़कर अब जो वो चाहता था वो ये था कि किसी भी अच्छी और शुद्ध चीज से उसको स्नेह प्राप्त हो। She was not his own, yet for the first time he had a faint dream that he might get to like her as his own if she would only continue to love him. वो उसकी भले ही अपनी बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी पहली बार उसे एक धुंधला सा ये सपना आया कि वो उसे अपनी बेटी की तरह भी पसंद कर सकता है, अगर वो उसे प्यार करे, मतलब उसको चाहे अपने पिता की तरह। मतलब भले ही वो मेरी बेटी है या नहीं है, लेकिन अब तो मेरा एक ही सहारा है, कौन? वही एलिजाबेथ जेन, मेरी बेटी, मेरी सौतेली बेटी जो भी है ना। तो बस मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बच्ची को पसंद करूँ, मैं उसको प्यार करूँ, लेकिन सिर्फ तभी ऐसा मुमकिन है जब मेरी बच्ची भी मुझे पसंद करे। जॉब वॉज जस्ट गोइंग टू बेड वेन हैंचर्ड गॉट होम। तो जैसे ही हैंचर्ड घर पहुंचा था, जॉब जो है वो सोने जाने ही वाला था। As the latter entered the door, Job said, "This is rather bad about Mrs. Farfrey's illness." तो जब वो दरवाजे पे आया तो जॉब ने कहा कि मिसेस फारफे की बीमारी के बारे में तो काफी स्थिति खराब है, काफी बुरा है। मतलब उनकी स्थिति बहुत ज्यादा डाउन है। अब हालांकि हुई ये सब जॉब की वजह से, ये उसी ने वो स्किमिंगटन राइड परफॉर्म की थी, लेकिन किसी को पता थोड़ी है, एंचर को थोड़ी पता है इस बात का। तो वो थोड़ा सा इस समय भाव खा रहा है, मतलब महान बनने की कोशिश कर रहा है। Yes, said Henchard shortly, though little dreaming of Job's complicity in the night of Harlequinade, and raising his eyes just sufficiently to observe that Job's face was lined with anxiety. हाँ, हेंचर्ड ने संक्षेप में कहा, हालांकि रात के उस हार्ले क्विन डे में जॉब की जो मिली भगत है उसके बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी, और उसने अपनी आंखें केवल इतनी ऊपर उठाई कि उसने देखा कि जॉब के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। अब ये हार्ले क्विनेड क्या होता है भाई? हार्ले क्विनेड देखिए, एक नाटक के अंदर किया जाने वाला वो हिस्सा जहां पर एक चीटर व्यक्ति, एक बेईमान व्यक्ति, एक एंटागोनिस्ट मुख्य पात्र रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ले क्विनेड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जॉब के लिए किया गया है ना। नाइट्स का, रात का हार्ले क्विनेड कौन है? ये जॉब है। क्यों है? क्योंकि जॉब ने ही तो वो स्किमिंगटन राइड परफॉर्म की थी। यही तो वो विलन है, यही तो वो प्रोटेगोनिस्ट है जिसने हेंचर्ड के द्वारा लिए गए लेटर्स के बॉक्स को पीटर्स फिंगर के अंदर ओपन कर दिया था, सबको पढ़ के सुना दिया था, और जो लोसेटा और हेंचर्ड का राज है वो सबके सामने खुल गया था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे विलन कौन है? ये जॉब ही है। तो जॉब के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, हार्ले क्विनेड। हार्ले क्विनेड मतलब एक ऐसा अभिनय का भाग जिसमें जो विलन होता है वो मुख्य पात्र होता है। ठीक है। Somebody has called for you, continued Job, when Henchard was shutting himself into his own apartment, a kind of traveler or sea captain of some sort. तो अब जॉब उसको बताता है कि किसी ने तुमको बुलाया था, मतलब किसी ने तुम्हारे बारे में पूछा था। जब हैंचर्ड अपने अपार्टमेंट में अपने आप को बंद कर रहा था, मतलब सोने जा रहा था, दरवाजे का गेट लगा रहा था, तब जॉब कह रहा है कि कोई तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था, और वो एक तरह का यात्री था, या फिर ऐसा लग रहा था कोई सी कैप्टन हो, कोई समुद्री कप्तान हो। अब एक नया राज उजागर होगा। ओ वुड हु कुड बी ही? अच्छा, वो कौन हो सकता है? ही सीम्ड अ वेल बी डूइंग मैन। वो एक संपन्न व्यक्ति लग रहा था। हैड ग्रे हेयर एंड ए ब्रॉडिश फेस, जिसका चेहरा चौड़ा था और उसके बाल कैसे थे? ग्रे कलर के थे, सलेटी। बट ही गेव नो नेम एंड नो मैसेज, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया, ना ही कोई अपना संदेश दिया। नो डू आई गिव हिम एनी अटेंशन, ना ही मैंने उस पर कोई ध्यान दिया।
एंड सेइंग दिस हैंचर्ड क्लोज्ड हिज डोर, और ये कहते हुए हैंचर्ड ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। The divergence to Mazistock delayed Firefly's return very nearly the 2 hours of Henchard's estimate. मैजिस्टॉक के डायवर्जन के कारण मैजिस्टॉक की तरफ जाने की वजह से फायरफ्री की वापसी में हैंचर्ड के अनुमान के अनुसार 2 घंटे से ज़्यादा की देर हो गई थी। Among the other urgent reasons for his presence had been the need of his authority to send to Budmouth for a second physician. उसकी उपस्थिति के अन्य जरूरी कारणों में से एक ये भी था कि उन्हें बड़मौत से दूसरे चिकित्सक को भेजने की आवश्यकता थी। And when at length Firefly come back, he was in a state bordering on distraction at his misconception of Henchard's motives. और जब आखिरकार फायरफ्री वापस आ गए तो वो हैंचर्ड के इरादों के बारे में अपनी गलत धारणा, अपनी गलत सोच की वजह से काफी विचलित होने की स्थिति में थे। मतलब बाद में आके जब उसको पता चला कि हैंचर्ड सही कह रहा था तो वो हैंचर्ड के बारे में अपनी गलत धारणाओं को लेकर काफी परेशान हुआ कि मैंने हैंचर्ड के साथ गलत किया है। A messenger was dispatched to Budmouth late as it had grown. तो एक मैसेंजर देर रात बड़मौत में भेजा गया। The night wore on and the other doctor came in the small hours. रात बढ़ती गई और जो दूसरा डॉक्टर है वो आ गया था। Rosetta had been much soothed by Donald's arrival. डोनाल्ड के आने से रूसेटा को काफी सुकून मिला था। He seldom or never left her side. उसने मुश्किल से ही या कभी भी उसके बगल में जो स्थिति है, मतलब उसके बगल में बैठ गया है। हैंचर्ड नहीं, जो डोनाल्ड है वो रूसेटा के बगल में बैठ गया है और उसने उस जगह को नहीं छोड़ा है बिल्कुल भी। एंड वेन immediately after his entry she had tried to lisp out to him the secret which so oppressed her, he checked her fever words lest talking should be dangerous, assuming her there was plenty of time to tell him everything. और उसके आने के तुरंत बाद रूसेटा ने उसको जो डोनाल्ड है उसको वो रहस्य बताने की कोशिश की जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसने कमज़ोर शब्दों में कुछ कहने की कोशिश की, इसलिए जो डोनाल्ड है उसने उसको बोलते हुए रोक दिया। और क्या कह के रोक दिया कि बात करना खतरनाक नहीं हो, मतलब खतरनाक हो सकता है, इसलिए बात करना खतरनाक ना हो, इसलिए उसको उसने चुप करा दिया और उसे आश्वस्त किया कि मेरे को सब कुछ बताने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है रोसेटा, है ना। तो उसको काफी शांत किया कि तुम बोलो मत, परेशान मत हो, खूब टाइम है अपने पास, जब ठीक हो जाओगे तब बता देना मुझे जो भी बताना है। अप टू दिस टाइम ही न्यू नथिंग ऑफ स्किमिंगटन राइड, और इस समय तक उसे स्किमिंगटन राइड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। द डेंजरस इलनेस एंड मिसकैरेज ऑफ मिसेस फायरफ्री was soon rumored through the town and an apprehensive guess having been given as to its cause by the leaders in the exploit, compunction and fear through a dead silence over all particulars of their orgy. तो इसके बाद में जो मिसेस फायरफ्री हैं उनकी खतरनाक बीमारी और उनके मिसकैरेज की, गर्भपात की जो अफवाह है वो जल्द ही पूरे शहर में फैल गई और इस कारनामे के नेताओं द्वारा इसके कारण के बारे में एक अनुमान लगाए जाने के बाद पश्चाताप और डर ने उन सबको एक जबरदस्त मृत सन्नाटे में डाल दिया था। मतलब कि इसका पूरा सेंस क्या है कि जो रूसेटा की बीमारी है और उसका मिसकैरेज है इसके बारे में पूरे टाउन में पता लग गया था। और जिन जिन लोगों ने जो वो स्किमिंगटन राइड परफॉर्म की थी ना, तो अब उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था और डर भी लग रहा था, उनकी फटी पड़ी थी अब ये सोच के कि अगर इस बारे में जो डोनाल्ड है उसको पता चल गया तो वो हम सबको छोड़ेगा नहीं, वो हम सबको निचोड़ देगा। और चूंकि वो मेयर भी है तो उसके पास ऐसा करने की पावर भी है। While those immediately around Rosetta would not venture to add to her husband's distress by alluding to the subject, जबकि रूसेटा के आसपास के लोग इस विषय का हवाला देकर उसके जो पति है उसकी परेशानी को बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मतलब रूसेटा के आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने रूसेटा की स्थिति का हवाला देकर जो डोनाल्ड है उसको स्किमिंगटन राइड के बारे में नहीं बताया था। What and how much Firefly's wife ultimately explained to him of her past entanglement with Henchard when they were alone in the solitude of that sad night cannot be
told. फायरफ्री की पत्नी ने आखिरकार उसे हैंचर्ड के साथ अपने पुराने संबंधों के बारे में क्या और कितना बताया जब वो उस दुखद रात में एकांत में अकेले में बैठे हुए थे, यह नहीं कहा जा सकता है। मतलब इसके आगे का जो माहौल है उन दोनों पति पत्नी के बीच में, उसको स्पष्ट नहीं किया गया है। ये भी नहीं बताया गया है कि फायरफ्रे को सच्चाई का पता है या नहीं है। तो जब वो दोनों अकेले हैं तो फायरफ्रे की पत्नी ने उसको सच्चाई के बारे में क्या बताया है क्या नहीं बताया है, इस बात को बिल्कुल भी बताया नहीं गया है। कैन नॉट बी टोल्ड, नहीं बताया जा सकता। That she informed him of the bare facts of her peculiar intimacy with the corn merchant became plain from Firefly's own statements. जब उसने उसे अनाज व्यापारी के साथ, जो कॉर्न मर्चेंट है, हैंचर्ड के साथ में अपनी अनोखी अंतरंगता इंटीमेसी के बारे में बताया, ये फायरफ्ले के बयानों से स्पष्ट हो गया था। मतलब फायरफ्री के बयानों से बातचीत से स्पष्ट हो गया था कि शायद उसको बहुत ज्यादा चीजों का एहसास नहीं है, उसको कुछ भी अभी पता नहीं है। बट इन रिस्पेक्ट ऑफ हर सब्सिक्वेंट कंडक्ट, लेकिन उसके बाद के आचरण के संबंध में, हर मोटिव इन कमिंग टू कैस्टरबिस टू यूनाइट हरसेल्फ विद हेंचर्ड, कि हेंचर्ड के साथ अपने आप को यूनाइट करने के लिए, गठबंधन में बंधने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए उसके कैस्टरबिज आने का मकसद किसके, लूसेटा के। ठीक है, थोड़ी सी लंबी लाइन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे अपन इस चीज को कि बट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट, उसके बाद के आचरण के व्यवहार के संदर्भ में हेंचर्ड के साथ खुद को जोड़ने के लिए कैस्टरबिज आने का लूसेटा का मकसद, have assumed justification in abandoning him when she discovered reasons for fearing him, जब उसने उससे डरने के कारणों का पता लगाया तो उसे छोड़ देने में उसका औचित्य, मतलब उसका एजम्पशन, उसका मानना किस चीज के प्रति, कि जब वो कैस्टरविज में आई थी तो हैंचर्ड ने उसको छोड़ दिया है। किस लिए छोड़ दिया है? कि उसकी पत्नी सूजन वापस आ गई है। तो उस चीज से डरने की वजह से भी जो उसका औचित्य था, जो रीजन था, ये भी चीज इसी में शामिल है। ठीक है। Though in truth her inconsequent passion for another man at first sight had most to do with that abandonment, हालांकि सच में पहली नजर में किसी दूसरे आदमी के जो उसका जो बेतुका सा जुनून था ना, वो उस त्याग के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा था। Her method of reconciling to her conscience a marriage with the second when she was in a measure committed to the first, दूसरे के साथ अपने विवाह को अपने विवेक के साथ समेटने का उसका तरीका, जब वो एक हद तक तनाव में थी। कौन सी चीज के प्रति? पहली चीज के प्रति। टू वॉट एक्सटेंट शी स्पोक ऑफ दीज थिंग्स रिमेन्ड फायरफ्रे सीक्रेट अलोन, वो इन बातों के बारे में किस हद तक बोलती थी, ये केवल डोनाल्ड फायरफ्रे का ही रहस्य था। तो पूरी जो लंबी सी लाइन है इसको हम एक बार फिर से समझते हैं कि ये जो बात अब वो आगे बताने वाली है ये काफी अस्पष्ट है कि वो जब कैस्टरबिज में आई थी तो उसका उद्देश्य क्या था कैस्टरबिज में आने का, कि वो डोनाल्ड फायरफे से शादी कर सके। लेकिन बीच में उनके बीच में एक मनमुटाव सा उत्पन्न हो गई थी स्थिति। हालांकि ये मनमुटाव उनका पर्सनल नहीं था, ये उनका अलगाव, इसको मनमुटाव तो कहना गलत होगा, इसको अलगाव बोलेंगे, एलिनेशन बोलेंगे। कि उनका अलगाव क्यों हो गया था? कि उसकी पत्नी वापस आ चुकी थी, हेंचर्ड की जो सूजन है वो वापस आ चुकी थी। इस वजह से, इस डर की वजह से जो लूसेटा है वो फायर से दूर, जो हेंचर्ड से दूर हो गई थी। और उसके बाद में उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली। दूसरा आदमी मतलब डोनाल्ड फायरफ्रे। लेकिन फिर भी वो पहली जो पति था, जो पहला जो आदमी था, पति नहीं, पहला जो आदमी था माइकल हेंचर्ड, उसके साथ शादी करने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए भी उसने दूसरे आदमी से, डोनाल्ड फायरफ्रे से शादी कर ली। इस बात को लेकर वो हेंचर्ड के संदर्भ में बहुत ज्यादा डरी हुई थी उस समय भी। ठीक है। और इन सब बातों के बारे में उसने किस हद तक डोनाल्ड को बताया है, ये सिर्फ डोनाल्ड का ही रहस्य है। Besides the watchmen who called the hours and weather in Casterbridge, that night there walked a figure up and down Corn Street hardly less frequently. तो उस रात कैस्टरब्रिज के घंटे, समय और मौसम की जानकारी देने वाले चौकीदार के अलावा कॉर्न स्ट्रीट पर एक व्यक्ति भी अक्सर आता जाता रहा था, घूम रहा था। इट वॉज हैंचर्ड, और ये आदमी कौन था? हैंचर्ड था। मतलब लूसेटा की चिंता में वो अभी भी डोनाल्ड के घर के आसपास चक्कर काट रहा है।
whose retiring to rest had proved himself proved itself a futility as soon as attempted। ये हैंचर था जिसका आराम करने का प्रयास जो था ना वो बिल्कुल व्यर्थ साबित हो गया था। क्यों हो गया था ये हमको अच्छे से पता है। एक तो जेन के प्रति उसका पिता का प्यार उमड़ाया था वो, दूसरा रूसेटा के प्रति उसकी जो चिंता थी वो। एंड ही गेव इट अप टू गो हिदर एंड दीदर, और वो इसी वजह से इधर उधर डोल रहा था, इधर उधर भटक रहा था। एंड मेक इंक्वायरीज अबाउट द पेशेंट एवरी नाउ एंड देन, और जो पेशेंट है रूसेटा है उसके बारे में जांच पड़ता मतलब इंक्वायरी कर रहा है, पूछताछ कर रहा है कि भाई ठीक हुई कि नहीं हुई, ठीक हुई कि नहीं हुई, अब कैसी है तब कैसी है, ये सब पूछ रहा है वो। He called as much on Firefly's account as on Rosetta's, and on Elizabeth Jane's even more than on either's। आ गई ना वही बात, उसने रूसेटा के बारे में जितना पूछा उतना ही फायरफ्ले के बारे में पूछा, और एलिजाबेथ जेन के बारे में तो उससे कहीं ज्यादा पूछा। जो अभी दोनों बातें मैंने आपको बताई थी कि अपने एक तो अपनी बेटी के प्रति उसका बाप का प्यार उमड़ाया है वो चीज, और दूसरी चीज कि भाई रूसेटा को देख, रूसेटा के लिए उसकी जो चिंता है उस वजह से वो यहाँ पे चक्कर काट रहा है। Shorn one by one of all other interests, his life seemed centering on the personality of the stepdaughter whose presence but recently he could not endure। सभी अन्य रुचियों को एक एक करके अलग हो जाने की वजह से उसका जीवन अब उसकी सौतेली बेटी की पर्सनैलिटी पे केंद्रित हो गया था, जिसकी उपस्थिति वो हाल ही में सहन नहीं कर पा रहा था थोड़े दिन पहले तक तो। मतलब थोड़े दिन पहले तक तो अपनी बेटी जेन की उपस्थिति भी उससे सहन नहीं हो रही थी, और आज उसका सारा ध्यान जो है वो जेन पे केंद्रित हो गया है। टू सी हर ऑन ईच ओकेजन ऑफ हिज इंक्वायरी एट लूसेटास वाज अ कंफर्ट टू हिम। लूसेटा के पास हर बार पूछताछ के दौरान उसे देखना, किसको देखना, जेन को देखना, हैंचर्ड के लिए एक सुकून से भरा हुआ काम था। The last of his calls was made about 4 o'clock in the morning in the steely light of dawn। आखिरकार सुबह 4 बजे पहला उसका जो अंतिम अंतिम उसकी जो पूछताछ है वो सुबह कब हुई है, 4 बजे के समय हुई है। इन द स्टीली लाइट ऑफ डॉन, सुबह की जो चमकीली रोशनी है उस समय में। लूसीफर वॉज फेडिंग इन टू डे अक्रॉस डर्नोवर मूर। The sparrows were just alighting into the street, and the hens had begun to cackle from the outhouses। जो लूसीफर का दिन है, लूसीफर कौन है, एक डेविल गॉड है माइथोलॉजीज का, ठीक है। तो लूसीफर जो है उसका दिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, फेड हो रहा था, निकल रहा था, ढल रहा था। जो गौरैयाएं हैं वो अभी अभी सड़क पर उतरी थी, और जो मुर्गियां हैं वो घर के बाहरों से कैकल करने लगी थी, कुकड़ुक्कू करने लगी थी, चहचहाने लगी थी। When within a few yards of Fireflies, he saw the door gently opened, and a servant raised her hand to the knocker to untie the piece of cloth which had muffled it। और इसके बाद में जब वो फायरफ्री के घर से कुछ ही गज की दूरी पे पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा धीरे से ओपन हुआ। एक नौकर दरवाजा खोलने के लिए आगे आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि दरवाजा जो है उसको ढका ढक रखा है। दरवाजे की जो नॉब होती है ना, कुंडी होती है जिसको खड़खड़ाते हैं, उस खड़खड़ाती कुंडी को जिसको ढक दिया गया था कपड़े की वजह से कि भाई कोई उसको बजाएगा तो अंदर दूसरा डिस्टर्ब ना हो जाए, अब उस कपड़े को खोल दिया गया है। किसके द्वारा, नौकर के द्वारा। He went across the sparrows in his way, scarcely flying up from the road litter। So little did they believe in human aggression at so early a time। जब वो उस पार चला गया, मतलब सड़क के दूसरी ओर खड़ा था पहले तो सड़क पार करके फायरफ्लाई के घर के पास दरवाजे के पास चला गया, तो उसके रास्ते में जो गौरैयाएं हैं, जो चिड़िया हैं, वो सड़क पर पड़े हुए कूड़े से मुश्किल से ही उड़ पा रही थी। इतनी कम उम्र में उन्हें मानव आक्रमण पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जो गौरैया के बच्चे हैं ना, क्योंकि हैंचर्ड वहां पे चलता हुआ जा रहा है ना, और सुबह सुबह के समय आदमी जो होते हैं, सुबह 4 साढ़े 4 के समय आदमी कौन ही घूमते हैं इतना जल्दी, बहुत ही कम लोग घूमते हैं। तो गौरैया सुबह सुबह अपने काम पे निकल जाती हैं। तो आज उन्होंने एक
लंबे समय बाद एक आदमी को देखा है यहाँ पर। तो इसलिए इतनी कम उम्र की जो वो चिड़ियाएं हैं, उन्हें इतनी कम उम्र में मानव के आक्रमण पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि मानव का आक्रमण कैसा होता है। और यहाँ पे मानव के आक्रमण से मतलब है हैंचड़ के वो कदम जो उस समय सड़क पर पड़ रहे हैं गौरैयाओं के आसपास। वाई डू यू टेक ऑफ दैट सैड हैंचड़, तुम उस कपड़े को क्यों उतार रहे हो, क्यों खोल रहे हो? कौन सा कपड़ा? जो मफल्ड किया गया था डोनाल्ड फायरफ्री के गेट के ऊपर, ताकि कोई भी नॉक करके रूसेटा को डिस्टर्ब ना कर दे नींद में। तो यही हैंचर्ड पूछ रहा है कि तुम उस कपड़े को क्यों उतार रहे हो। शी टर्न्ड इन सम सरप्राइज एट हिज प्रेजेंस एंड डिड नॉट आंसर फॉर एन इंस्टेंट और टू। वो उसकी उपस्थिति से आश्चर्यचकित होकर मुड़ गई और एक या दो क्षण तक उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब ये शी कौन है? शी यहाँ पर है एलिजाबेथ जेन। अब देखिए, दो चीजें हैं। यहाँ पर तो कहा गया है कि ए सर्वेंट रेज हर हैंड, मतलब एक नौकर ने अपना हाथ उठाया है ताकि वो नौकर के ऊपर लगे हुए कपड़े को हटा सके। लेकिन अब यहाँ पर शी, वो जो शी मतलब कोई नौकरानी है ये, ठीक है। अब उनके घर में नौकर और नौकरानी है, दोनों ही हैं। तो उस लड़की ने आश्चर्यचकित होकर, टर्न्ड इन सम सरप्राइज एट हिज प्रेजेंस, कि भाई ये हैंचर्ड अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो उसकी उपस्थिति से आश्चर्यचकित होकर उसने कोई जवाब नहीं दिया है। रिकॉग्नाइजिंग हिम ही सेड, शी सेड, तो उसको पहचानते हुए, किसको? माइकल हैंचर्ड को पहचानते हुए लड़की ने कहा, बिकॉज दे मे नॉक एज लाउड एज दे विल, शी विल नेवर हियर इट एनी मोर। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। क्या मतलब है इस लाइन का? कि वो लड़की कहती है कि वो क्यों हटा रही है उस कपड़े को, क्योंकि अब वो चाहे जितनी जोर से दस्तक दें, कितनी भी जोर से वो इस दरवाजे पे दस्तक दें, वो कभी भी उसे नहीं सुन सकेगी। मतलब लूसेटा जो है वो अब मर चुकी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस दरवाजे पे कितनी भी जोर से नॉक करेगा, कितनी भी जोर से दस्तक देगा, लूसेटा अब उस दस्तक को कभी नहीं सुन सकेगी। इसलिए वो नौकरानी जो है, उसने उस नॉब के ऊपर कपड़ा जो मफल्ड है, बंधा हुआ है, उस कपड़े को खोल दिया है। तो इस जगह पर अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 40, ये खत्म होता है ना, लूसेटा की मौत के साथ में। ओके। तो अब तो हम अपना नोवेल कंप्लीट करने के काफ़ी नज़दीक हैं, बस 5 ही चैप्टर बचे हैं। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।